देखिए आपका सीआरपीसी में अपील चल रही थी और सीआरपीसी में अपील के बारे में जो मुख्य मुख्य अपील के प्रावधान हैं वह आपका कल बताया गया था और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका उन्हीं प्रावधानों से पूछे भी जाते हैं जो हमने कल आपको बताया था। तो पहला नियम ये है कि अपील किसी व्यक्ति का इनहेरेंट पावर न होकर कानूनी, यानी कि कोई व्यक्ति किसी निर्णय या आदेश की अपील तभी बात न करिए हो किसी निर्णय या आदेश की अपील तभी कर सकता है जब कानून में इस बात का स्पष्ट प्रावधान हो कि इस मामले में अपील होगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब तक कि अपील का स्पष्ट प्रोविजन कानून न करता हो किसी निर्णय या आदेश की अपील नहीं होगी। इसका मतलब भाई ये निकला। इसके बाद आपको जो देखना है का किन किन मामलों में हो ये बताया जा रहा था और इसमें आपका दो तीन बातें। बेरेट कहाँ गया भाई, एक सेकंड भाई, बेरेट कहाँ रख दिया। देखिए आपका बताया गया। इसके बाद आपका माने जो सेक्शन आपका बताए गए थे 372 से शुरू किया गया था और इधर के सेक्शन जरूर याद रखिए भाई। 372 भी पूछा है, 373 से भी, 374 से भी, यहाँ तक कि 375 से भी पूछा है। फिर 376 से भी क्वेश्चन बना है। छोटे मामलों में अपील ये भी आपका बना है। फिर 377 बताई गई थी, वहाँ से भी क्वेश्चन बना है। और आपका ये 377 यानी कि आपका ये दंड की अपर्याप्तता के बारे में अपील, 378 दोष मुक्ति की दशा में अपील बताया गया। हमें 379 से शुरू करना है। अब इधर की जो धाराएं हैं 379 से लेकर और 394 तक, इधर की धाराएं छांट कर कुछ पढ़ा जाता है। यानी कि पूरी धाराएं न पढ़कर आप कुछ धाराएं यहाँ चार पांच छोड़ेंगे और चार पांच पढ़ेंगे। अब यही आपका है कि कौन छोड़ा जाए। तो सबसे पहले आपका 379 से कम क्वेश्चन बना है। 379 आपका कहता है कि कुछ मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे दोष सिद्ध किया है तथा उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष अथवा 10 वर्ष से अधिक का कारावास दिया है तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी। फिर एक बार समझिए, अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने आपका अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया, एक्विटल किया, दोष मुक्त किया है, उसकी अपील अगर उच्च न्यायालय में की गई है, उच्च न्यायालय दोष मुक्ति के आदेश को उलटता है, सेट असाइड करता है, अपास्त करता है और अभियुक्त को सजा देता है, तो कौन सी सजा देता है? तो सुप्रीम कोर्ट में अभियुक्त अपील में जा सकता है। तो या तो मृत्युदंड दिया हो या आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास या 10 वर्ष से अधिक का। तो यहाँ भी आपका कहाँ अपील का प्रावधान हुआ? सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद 380 भी कम पूछा जाता है, 381 भी, 382 आपका एक लाइन भले पूछ ले कि अपील की अर्जी, तो प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित की
गई लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी और प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ कह सकते हैं कि उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। लेकिन न्यायालय चाहे तो निर्णय की कॉपी लगाने से फिलहाल छूट दे सकता है, क्योंकि कभी काल ये होता है कि निर्णय की कॉपी मिलने में हो सकता है देरी हो, तो कह सकता है कि आप बाद में लगाइए और अपील क्या करिए आप कर दीजिए। तो अपील कौन कर सकता है? या तो कह सकते हैं कि आपका या तो अपीलार्थी करेगा या उसके अधिवक्ता प्रस्तुत कर सकते हैं न्यायालय में, और उस अपील के साथ जो निर्णय या आदेश दिया गया है उसकी एक कॉपी क्या की जाएगी? नथी। सामान्य नियम। इसके बाद आपका 383 से क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन कर लीजिए। जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। तो अगर अभियुक्त जेल में है तो उसके पास एक विकल्प है कि वह जेलर के माध्यम से अपील कर सकता है। ये पूछा जाता, अंडरलाइन एक लाइन करिएगा, कि यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह जेल के भार साधक अधिकारी को अपील दे सकता है, और जेल का भार साधक अधिकारी कहाँ उसकी ओर से अपील कर सकता है? न्यायालय में। या तो वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील कोर्ट में करवाए, लेकिन एक विकल्प और मौजूद है कि इसके माध्यम से वह अपील प्रस्तुत करवा सकता है जेल के भार साधक अधिकारी के माध्यम से भी। धारा याद रखिएगा कौन सी है? आपका 383। 384 अपील का संक्षिप्ततः खारिज किया जाना। कम ही पूछा। देखिए, 384 अपील का संक्षिप्ततः खारिज किया जाना। इसके बाद आपका 385 भी छोड़ दीजिए। अब आपका जो पूछा जाता है 386 और 300, इधर आपका 386 और 389, यानी कि आपका जो दो सेक्शन इधर ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ और अपील के पेंडिंग रहते हुए जमानत देना, ये आपका 389 में जाएगा। तो सेक्शन जरूर याद रखिए। अपील न्यायालय की शक्ति पूछे तो 386 में, और जब तक अपील लंबित है तब तक के लिए अभियुक्त जमानत की मांग कर सकता है कि हमें जेल में न रखा जाए, छोड़ा जाए, तो ये न्यायालय कर सकता है। और इसके लिए प्रावधान 389, यानी कि 386 एक धारा इधर याद रखना, और दूसरा कौन सा? 389। तो अपील न्यायालय क्या क्या कर सकता है? तो सब कुछ कर सकता है। देखिए, आपका पूरा नहीं पढ़ना है, बस इसका सार पढ़ा जाता है। और सार ये है कि अगर निचले न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया है तो उस निर्णय को अपील न्यायालय बरकरार रख सकता है। दूसरा, उस निर्णय को उलटकर दोष सिद्ध कर सकता है, यानी कि उस निर्णय को उलट दे और अपील न्यायालय मान ले कि अभियुक्त दोषी है और क्या दे दे? सजा। फिर आपका, अगर अभियुक्त को दोषी निचले न्यायालय ने ठहराया था तो अपील न्यायालय क्या क्या कर सकता है? दोष सिद्धि बरकरार रख सकता है, दंड की मात्रा कम कर सकता है, दंड की मात्रा सुनवाई के पश्चात बढ़ा सकता है, या निर्णय को रद्द कर सकता है, दोष मुक्ति को बाइज्जत बरी में बदल सकता है, या दोष सिद्धि को रद्द कर दे और कहे कि रीट्रायल करिए, यानी कि पुनः एक बार नए सिरे से क्या करिए? विचार। तो जो मामले का रिमांड किया जाता है, सीआरपीसी में भी बताया गया कि रिमांड या प्रतिप्रेषण जो नहीं, एविडेंस की लास्ट धारा है 167, उसमें भी रिमांड होता है मामले का।
और आपका 386 में भी अपील न्यायालय चाहें तो निचले न्यायालय के निर्णय को क्या करे, रद्द, और निचले न्यायालय को निर्देश आदेशित करे कि पुनः या तो उसी आरोप पर या नए अपराध का आरोप लगाकर आप रीट्रायल करिए, पुनः एक बार सुनवाई करके क्या सुनाइए, फैसला, इत्यादि। अब उतना डिटेल में भाई पढ़ाना संभव नहीं है, वैसे अंदर से कभी पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन धारा जरूर याद रखिए। अपील न्यायालय का पावर किस सेक्शन में, तो 386। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से 389 में बनता है, और 389 में एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि क्या, वह पहले टेक्निकल क्वेश्चन देखिए, पहले हेडिंग देख लीजिए। अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन और अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। एक उदाहरण देखिए, अगर सत्र न्यायालय ने किसी अभियुक्त को 8 साल या 7 साल या 6 साल का कारावास का दंड दिया, अभियुक्त ने अपील हाई कोर्ट में की, तो हाई कोर्ट से वह मांग कर सकता है कि जब तक आप अपील में फैसला न सुना दें तब तक इस सज़ा को सस्पेंड करिए आप, यानी कि निलंबित करिए, पहला नियम। और हमें जमानत पर तब तक छोड़िए, कब तक छोड़िए, जब तक कि आप अपील में फैसला न दे दें। ये मांग कर सकता है कि नहीं अभियुक्त, और ये किस सेक्शन में है, 389, पहला नियम। दूसरा नियम आपका 3 साल को देखना है। फिर एक बार याद रखिए, जो न्यायालय पहले निर्णय सुना रहा है वह न्यायालय अगर चाहे तो कुछ दशाओं में अभियुक्त को अपील करने के लिए स्वयं जमानत दे सकता है। यानी कि एक उदाहरण देखिए, सत्र न्यायालय ने किसी मामले का विचारण किया, सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को सजा भी दी, तो क्या सत्र न्यायालय अभियुक्त को जमानत, अपराधी को जमानत दे सकता है कि नहीं, कुछ दशाओं में दे सकता है, और वहीं दशाएं पूछी जाती हैं, और वहीं थोड़ा हम बताएंगे अभी 3 साल का नियम, वहीं सतर्क भी रहना है, याद रखिए। यानी कि कुछ कंडीशन में जो न्यायालय सजा पहली बार देता है वह भी जमानत दे सकता है, और अपील न्यायालय तो जमानत दे ही सकता है। अंत में नहीं मिलती तो लोग कहाँ जाते हैं, एपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या तो जमानत मांगने या क्या करवाने, निरस्त। तो 389 में 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए, और वहीं शुरुआती दौर में बेरेक से पकड़ने का प्रयास करिए। जो 3 साल का हम नियम बताएंगे वह आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, देखिए फिर एक बार ये बंद करिए, ये हो बार बार इधर वाला स्विच बंद करिए, तो हाँ, छोड़ दीजिए थोड़ा। देखिए आपका 389, देखिए एक बार फिर भाई, पहला खंड, अपील न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे आदेश दे सकता है कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन, निष्पादन मैंने लागू करना, प्रवर्तन, निष्पादन जिसके विरुद्ध अपील की गई है दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाए। यानी कि अगर ये एक अभियुक्त था, सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा दी, वह हाई कोर्ट में अपील किया, तो हाई कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि अपील के लंबित रहने तक ये जो 10 साल की सजा है वह क्या रहेगी, चलती रहेगी कि निलंबित रहेगी। हाँ, ये कौन दे सकता है आदेश, आपका अपील न्यायालय दे सकता है। दे सकता है मतलब कि बाध्यकारी नहीं है, बल्कि क्या है, विवेक। अगला देखिए इसमें, हाँ, अभी बता रहा हूँ भाई, अभी आगे आएगा, अभी तो सामान्य नियम चल रहा है ना,
पहले अपवाद थोड़े चलता है भाई। आपका अभी हम उसी उदाहरण पर आएंगे कि सत्य न्यायालय खुद ही दे सकता है, लेकिन अभी थोड़ा 1-2 मिनट रुकिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए। बेरेक फिर एक बार, बेरेक देखिए भाई, फिर एक बार। अपील न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे आदेश दे सकता है कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन जिसके विरुद्ध अपील की गई है दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक सस्पेंड किया जाए, और यदि वह व्यक्ति परिरोध में है यानी कि जेल में है, बंदी है, तो यह भी आदेश दे सकता है कि उसे जमानत पर या उसके अपने स्वयं के बांड या बंद पत्र पर क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ये भी आदेश दे सकता है। यानी कि दो आपका यहाँ आदेश आया। पहला कि दंड, जो दंड निचले न्यायालय ने दिया है उसको क्या किया जाए, तब तक के लिए सस्पेंड, और अभियुक्त जेल में है तो उसे जमानत पर क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। अगला परंतु देखिए, परंतु अपील न्यायालय ऐसे दोष सिद्ध व्यक्ति को जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून, अन्यून मतलब कि कम नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि या तो 10 साल या 10 साल से अधिक। अन्यून का मतलब कि इससे न्यून नहीं, यानी कि 10 साल से कम न हो, तो कितना हो, फिर एक बार देखिए, 10 साल या 10 साल से ऊपर। फिर एक बार प्रोविजो देखिए, परंतु अपील न्यायालय ऐसे दोष सिद्ध व्यक्ति को जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, जमानत पर या उसके अपने बंध पत्र पर छोड़ने के पूर्व लोक अभियोजक को ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा। यानी कि अगर किसी अभियुक्त को मृत्युदंड दिया गया है या आपका आजीवन कारावास की सजा दी गई है या 10 साल या उसके ऊपर की सजा दी गई है, और वह अपील न्यायालय से मांग करता है कि जब तक अपील लंबित है हमें जमानत पर क्या किया जाए, छोड़ा जाए, तो न्यायालय जमानत पर तभी छोड़ सकता है जब किसको मौका दे सुनवाई का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, लोक अभियोजक को। सुबह भी बताया गया, फिर एक बार बताइए आप लोग, लोक अभियोजक पिछली बार भी एपीओ में आया था, सीआरपीसी की किस धारा में परिभाषित है, 2U में। लोक अभियोजक की नियुक्ति किस धारा के तहत, 24 के तहत। अनुभव कितने साल का होना चाहिए, 7 साल। और किस न्यायालय में ये आपका अभियोजन का संचालन करेंगे, सरकार की ओर से, न्यायाधीश की, मजिस्ट्रेट की, दोनों न्यायाधीश। और एपीओ किस न्यायालय में बताया गया, मजिस्ट्रेट। तो एपीओ के बारे में प्रावधान की धारा में है, 25 में, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24, दोनों पर कंट्रोल के लिए 25 है। अभियोजन निदेशालय बताया गया सुबह। हाँ भाई, एक और सूचना, सुबह की क्लास चलेगी भाई, क्योंकि आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैंने कुछ कारणों से। तो कल भाई सुबह हम मैसेज भी कर देंगे, कल सुबह की क्लास चलेगी। मैंने आपका बंद नहीं रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, नुकसान हो जाएगा ज़्यादा। तो कल सुबह की क्लास आपका फिर सूचना दी जा रही है, चलेगी वहीं 8:15 या 8:20 से चलेगी। पहले सीआरपीसी, फिर आईपीसी, और समय रहा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी 1-2 दिन में लेक्चर समाप्त करना है। एक चैप्टर, 1.5 चैप्टर बचा है, तो उसको भी आपका कल नहीं तो सोमवार को समाप्त किया जाए। उसके बाद आपका 10 दिन तक आईपीसी, सीआरपीसी सुबह चलेगी कॉन्ट्रैक्ट के बाद। अब 21 के बाद नए सब्जेक्ट लगेंगे, उसमें आपका नया सब्जेक्ट में सुबह आपका अब जे के लिए बिहार जे और यूपी जे आपका, और शाम के पीरियड में एपीओ का भी चलता रहेगा, क्योंकि बिहार मेंस का भी इधर दबाव है। तो आपका मैंने सुबह के पीरियड में फिर आपका जो जे का लोकल और मेजर एक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट चलेंगे आपका 21 के बाद। तो 25 से शुरू होगा क्लास भाई, 2-3 दिन उधर बंद रहेगा, जिनको घर और जाना हो
अपना घूम आएंगे। देखिए फिर एक बार आपका आगे पढ़िए, परंतु यह और कि ऐसे मामलों में जहां दोष सिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है, वहां लोक अभियोजक ऊपर के जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा। तो पब्लिक अगर छोड़ दिया न्यायालय ने, अपील न्यायालय ने, तो लोक अभियोजक आवेदन दे सकता है कि इनकी जमानत आप क्या करिए, रद्द। या आप ऊपर के न्यायालय में जा सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जैसे सीबीआई इत्यादि जाती हैं कि इनकी जमानत क्या किया जाए, रद्द, क्योंकि हाई कोर्ट ने इन्हें क्या दिया है, जमानत। तो अगला देखिए, दूसरा खंड। देखिए तीसरा खंड इसमें महत्वपूर्ण है, जो समय बताता है, तीसरा ही मुख्य रूप से पढ़ना है। जहां दोष सिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोष सिद्ध किया गया है यह विश्वास करा देता है, यानी कि समाधान करा देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है। तो एक उदाहरण बनाइए पहले, यही क्वेश्चन आपका तीसरा खंड अंडरलाइन करना है। यानी कि सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति को सजा दी और अपराधी सत्र न्यायालय को ये विश्वास करा देता है कि वह इस मामले में उच्च न्यायालय में अपील करना चाहता है। तो कब सत्र न्यायालय, यानी कि वह न्यायालय ही जिसने अभियुक्त को पहली बार दोष सिद्ध किया है, अभियुक्त को जमानत दे सकता है कि तुम जाओ हाई कोर्ट में क्या करो, अपील। यही नियम आपका किस क्लाज में है, 3 में। देखिए फिर एक बार भाई, उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अनधिक, अनधिक मतलब अधिक नहीं, की अवधि के लिए कारावास से दंडाधिष्ट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त जमानत पर था, न्यायालय ने उसके खिलाफ निर्णय सुनाया और सजा जो दी गई है 3 वर्ष या 3 वर्ष से कम, या 3 वर्ष से अनधिक भी कहा जाता है, अधिक नहीं, 3 वर्ष या 3 वर्ष से कम, तो वही न्यायालय जिसने सजा दी है वह भी अब अपराधी को क्या दे सकता है, जमानत। फिर एक बार देखिए, मान लीजिए आपका सत्र न्यायालय ने किसी अभियुक्त को 2 साल की सजा दी और जिस समय अभियुक्त को सजा दी गई उस समय अभियुक्त जेल में नहीं था, बल्कि पहले से ही उस मामले में क्या था, जमानत पर। और अभियुक्त दिखाता है कि हजूर हम इस मामले में हाई कोर्ट में जाकर अपील करना चाहते हैं, आप निर्णय दिए हैं, सजा दिए हैं और तुरंत हमें क्या दे दीजिए, जमानत, जेल न भेजिए। तो कब इस उदाहरण में सत्र न्यायालय अभियुक्त को जमानत दे सकता है, जब दंड कितने का हो, 3 वर्ष या उससे नीचे। लेकिन अगर सत्र न्यायालय 3 साल से ऊपर की सजा दिया है या कोई भी न्यायालय, तो अब अपील के लिए जमानत दी जाएगी कि नहीं, नहीं, अपील के लिए जमानत नहीं। अब जाकर आप किससे जमानत मांगेंगे, अपील न्यायालय, हाई कोर्ट क्या, अपील न्यायालय, सत्र न्यायालय भी है। या तो सत्र न्यायालय में अपील होगी तो सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट में होगी तो हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में होगी तो 3 साल वाला नियम याद रखें। फिर हम एक बार बता रहे हैं, यही पूछा जाता है, यदि किसी न्यायालय ने अभियुक्त को 3 वर्ष या उससे कम की सजा दी है तो अपील के लिए वह न्यायालय उस अपराधी को जमानत दे सकता है। ये पहला नियम। दूसरा देखिए, उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोष सिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है। यानी कि दूसरा प्रश्न आया कि दूसरा जो खंड है उसमें सजा का कोई उल्लेख नहीं है, बस ये उल्लेख है
कि जिस अपराध के लिए अभियुक्त को सजा दी गई थी वह अपराध बेलेबुल था कि नॉन बेलेबुल, यानी कि जमानतीय था कि अजमानतीय जमानती, और सजा देते समय अभियुक्त जमानत पर पहले से क्या था। तो जो न्यायालय सजा देता है वही न्यायालय भी अपील करने के लिए क्या दे सकता है, जमानत। ये दो कंडीशन। अब आइए, दोष मुक्ति 390 भी नहीं देखना है आपका, 391 भी नहीं, 392 फिर पूछा जाता है रेफरी का सिद्धांत। 392 में आपका माने डॉक्ट्रिन ऑफ रेफरी या निर्णायक का सिद्धांत, एम्पायर का सिद्धांत। 392 जब याद रखिएगा तो एक और याद रखिए, 370 भी याद रखिए। आपका पुष्टि के मामले में रेफरी, तो अपील के लिए रेफरी कौन कौन सी धारा में 20 में लिख लिए। एविडेंस की रिवीजन में भी हैं, और 401 था ना, देखिए। हाँ, एक बार देखिए तो चार, हल्का सा हमें भी एक बार रिवीजन में है ना, उसमें समान मत में विभाजित है उसमें। नहीं तो उसमें लिखा है कि नहीं बेरक में, किस खंड में है ये बता दीजिए। देखिए, अगर मैंने रिवीजन हो रहा है, पुनरीक्षण, और दो या दो से दो न्यायाधीश कर रहे हैं और दोनों में आपस में क्या हो गया, मतभेद, तो क्या करेंगे, दोनों लोग अपना अपना निष्कर्ष निकाल कर तीसरे को देंगे, और तीसरा ही क्या माना जाएगा, रेफरी। सबसे उत्तम उदाहरण जो इसमें मिलता है, आर बनाम गोविंदा का मिलता है, और इसमें दो जज थे, एक आपका हरिदास, दूसरा कैंपबेल। हरिदास कह रहे थे कि मामला 302 में जाना चाहिए, कैंपबेल कह रहा था कि 304 आईपीसी में। तो दोनों लोग अपना अपना निष्कर्ष निकाल कर तीसरे को दिए, और वहीं रेफरी हुआ कौन सा, तीसरा था, मेलविल। तो मेलविल जिधर लुढ़क जाएगा उधर फैसला क्या होगा, आ जाएगा। कई बार हम बताए हैं ये। तो आपका बस एक लाइन में याद करना है, 392, जहां अपील न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो, समान हो, तो क्या किया जाएगा, एक और न्यायाधीश जोड़ा जाएगा, और दोनों न्यायाधीश अपना अपना निष्कर्ष निकाल कर किसको देंगे, तीसरे को। और कैसे फैसला आएगा, अल्पमत में कि बहुमत में, बहुमत में। अल्पमत का फैसला मान्य नहीं। अब दो एक से आ जाएगा, यानी कि रेफरी जिधर मुड़ जाए उधर फैसला हो जाएगा। अब अगला देखिए, 392, बस इतना ही। हाँ, बताइए। हाँ, देखिए आपका 389 का खंड 2 भाई, अपील न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय भी किसी ऐसे अपील के मामले में कर सकता है जो किसी दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका, यानी कि सबॉर्डिनेट, जैसे कि मजिस्ट्रेट ने सजा दिया और सत्र न्यायालय में अपील हुई, तो सत्र न्यायालय क्या कर सकता है, तो जितना सत्र न्यायालय को अपील में पावर होगा वह उस मामले में हाई कोर्ट को भी क्या होगा, शक्ति रखेगा। बस ये माने सबॉर्डिनेट कोर्ट की शक्ति उसमें क्या रहेगी, समाहित, जो वो कर सकता था। अगला देखिए, इसके बाद आपका जो इधर पूछा जाता है, आपका 393 और 394। 393, अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना,
अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश धारा 377, 378, 384 की उपधारा 4 या अध्याय 30 में उपबंधित दशाओं के सिवाय फाइनल होंगे, अंतिम होंगे। परंतु किसी मामले में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का निपटारा हो जाने पर भी अपील न्यायालय क्या कर सकता है? ये तो कम पूछा जाता है, वैसे ज़्यादा चांस आपका 394 पूछा जाता है। 394 ज़्यादा पूछा जाता है, अंडरलाइन करिए। अपीलों का उपशमन यानी कि एबेटमेंट, यानी कि उपशमन माने समाप्त हो जाना, ना आए तो लिख लीजिए। उपशमन का मतलब ये हुआ समाप्त हो जाना, द एंड हो जाना। सतर्क रहिएगा इसमें जो क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए ये एक अभियुक्त था और उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा दी गई और उस पर जुर्माना लगाया गया 2 लाख रुपया। सतर्क रहिएगा इस उदाहरण में। और ए अपील के लंबित रहने तक मर जाता है, तो अब ये जो दंड दिया गया था ये चलता रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? आप लोग बताइए। न बांस रहेगी न बांसुरी, लेकिन कौन सा आपका कह सकते हैं कि बचा रहता है अपील में? तो वह आपका जुर्माना, यानी कि कारावास और आजीवन कारावास ये सब तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन बचा क्या रहेगा? जुर्माना, क्योंकि जुर्माना उसकी संपत्ति से वसूलना है और जुर्माना मरने के बाद भी वसूला जा सकता है कि नहीं? वसूला जा सकता है। इसको जब भी पढ़िएगा तो आप आईपीसी की धारा 70 पढ़िएगा। तो बताइए, सामान्यतः आईपीसी की धारा 70 के तहत जुर्माना कितने साल में वसूल लिया जाना चाहिए? 6 साल। और अगर जिस पर जुर्माना लगा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या जुर्माना समाप्त होगा कि बना रहेगा और वसूला जाएगा कि नहीं वसूला जाएगा? तो विधिक प्रतिनिधि किस सीमा तक दायी होंगे बताइए? तो जिस सीमा तक वह मृतक की प्रॉपर्टी पाए हैं। हाँ, पाए हैं भाई, वही याद रखना है अब, लेकिन बेरेट की भाषा भी चली जाए। आपका देखिए 394 से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 377 या सेक्शन 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। यानी कि अगर मामला आपका 377 के तहत अपील का है, 378 के तहत है, इसी बीच अभियुक्त क्या हुआ? मर गया, तो अपील अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगी कि बनी रहेगी? समाप्त। अगला देखिए, इस अध्याय के अधीन जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उस उपशमन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 377 और 378 के सिवाय अगर अन्य धाराओं का सहारा लेकर अपील की गई है और उसी दौरान अभियुक्त क्या हो जाता है? मर जाता है, तो अपील का उपशमन होगा, लेकिन एक अपील बची रहेगी। अब क्या लिखा है बीच में कोष्ठ में आपका? जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय। तो किस अपील का उपशमन नहीं होगा? दंड के कि जुर्माने का कि दोनों का? तो जुर्माना बचा रहेगा। लेकिन अगर हाँ, अगला देखिए, परंतु जहां अपील दोष सिद्धि और मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध थी, यानी कि इसका मतलब ये एक अभियुक्त था, सत्र न्यायालय ने या तो मृत्यु दंड दिया या कारावास का दंड दिया, वह हाई कोर्ट में अपील किया और इसी बीच वह क्या हो गया? ऊपर पहुंच गया। जब अपील क्या थी? लंबित। तो उसके घर वाले अपील को बनाए रख सकते हैं ताकि जो लांछन लगा है वह क्या हो जाए? दूर। तो बेरेट की भाषा देखिए,
परंतु जहां अपील दोष सिद्धि और मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका कोई भी निकट नातेदार अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के अंदर अपील जारी रखने की इजाज़त के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है। और अगर अपील न्यायालय इजाज़त दे दे तो अपील समाप्त नहीं होगी, बल्कि क्या रहेगी, चलती रहेगी। ये नियम इसलिए बनाया गया, एक उदाहरण से देखिए इसको। मान लीजिए एक व्यक्ति था, उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास या कारावास की सजा दी गई। वह मान लीजिए कि उच्च न्यायालय में अपील किया है, इस अपील के दौरान ये मर जाता है, और तब तो भाई सामान्यतः आपका मृत्यु पर अपील क्या हो जाएगी, समाप्त। लेकिन जुर्माने की अपील क्या होगी, बची रहेगी। ये भी याद रखिए, क्योंकि जुर्माना उससे तो वसूला नहीं जाएगा, उसकी संपत्ति उत्तरदायी होगी। मरने के बाद अगर एक जो निकट नातेदार हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पत्नी हैं, संबंधी हैं, वह अपील न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु के कितने दिन के अंदर, समय याद रखिएगा, कितने दिन, 30 दिन। क्या एप्लीकेशन दे सकते हैं कि अपील बनाई रखी जाए, सुनवाई की जाए। अगर न्यायालय इजाज़त दे दिया, भाई ऐसे नहीं, किसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, तो अपील बनी रहेगी। ये इसलिए प्रावधान किया गया कि जो लांछन एक मने उसके पिता पर लगा है, वह लांछन अपील न्यायालय क्या करे, बरकरार रखे कि हटा दे, हटा दे। लांछन और कोई मतलब थोड़े हैं भाई, केवल ये है कि लांछन जो लगा कि ये फांसी की सजा पाया था, बीच में ही मर गया, यानी कि जल्लाद के आने से पहले इसका क्या हो गया, हार्ट अटैक या बीमारी हो गई, तो ये लांछन दूर किया जाए। हमारे पिताजी दोषी नहीं थे। अब निकट नातेदार में कौन कौन शामिल है, स्पष्टीकरण बताता है। माता पिता हैं, पति या पत्नी, पारस्परिक वंशज हैं, भाई हैं, बहन हैं, ये निकट नातेदार में आएंगे और ये लोग कोर्ट में इजाज़त मांग सकते हैं। इस प्रकार अपील का भी चैप्टर समाप्त हुआ। अब लास्ट चैप्टर आ जाइए, 300 से लेकर 327। देखिए 2 दिन आपका इसमें लगता है, 300 से 327 पढ़ाते समय। आपका अध्याय 24 निकाल लीजिए भाई, मैंने कल तक अभी जाएगा मामला, क्योंकि इधर से भी 2 या 3 क्वेश्चन आपका बन ही जाता है, पिछली बार जे में भी बना था। और आपका एक उपाय इसका हम बता रहे हैं। आपका उपाय ये है कि पहला नियम ये है कि जो ये सेक्शन 300 हम पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, आज तो भाई क्योंकि आज कुछ धाराएं खींचा जाए, जो 300 पढ़ाया जाएगा उसका उपाय हम बता रहे हैं कि जो दृष्टांत दिया गया है भाई उसको रट्टा मारिए। फिर हम बता रहे हैं, धारा 300 में भले समझ में कुछ ना आए, अगर परीक्षा देना है, जल्दीबाजी है, तो उसका उपाय हम बता रहे हैं कि 300 के सभी एलिटेशन को क्या करिए, रट डालिए, भले न समझ में आए तो कल समझा जाएगा। लेकिन आपका कल, क्योंकि तमाम इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तो आइए 300 से लेकर 327 का जो चैप्टर 24 में है, जांच और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, यानी कि जो पार्श्व टिप्पण दिया गया है, जो मार्जिनल नोट्स कहा जाता है, ये आपका ऊपर की लाइन अध्याय के बाद जांच और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। इसके बाद आपका 300 कल बताया जाएगा, 301 से शुरू करते हैं। अब कौन कौन क्वेश्चन किस राज्य में बने हैं, आपका केस क्या बना है, मॉडल क्या बना है, तो 301 से देखिए, लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। तो फिर एक बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक,
और सहायक लोक अभियोजक के बारे में फिर एक बार आप बताइए तब तो। लोक अभियोजक की परिभाषा की धारा में अभी बताया गया टू यू। लोक अभियोजक कौन होगा? जिसे धारा 24 के तहत सरकार ने नियुक्त किया है और ऐसे नियुक्त व्यक्ति के डायरेक्शन में कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा। लोक अभियोजक की नियुक्ति किस धारा में? 24 में। राज्य सरकार अपने लिए, केंद्र सरकार अपने लिए करती है। अनुभव कितना कम से कम होना चाहिए? 7 साल। एक पैनल तैयार किया जाएगा, तो वो भी पूछा है कौन तैयार करेंगे? डीएम। लेकिन किसके सलाह से, परामर्श से? सत्र न्यायालय। और उसी पैनल में से अमूमन आपका लोक अभियोजक क्या किए जाएंगे? बनाए जाएंगे। फिर बताइए, लोक अभियोजक किस न्यायालय में अभियोजन का संचालन करते हैं सरकार की ओर से? न्यायाधीश के, मजिस्ट्रेट के, न्यायाधीश के। और एपीओ साहब किस में करते हैं? मजिस्ट्रेट के। तो आप लोग ये बताइए कि जब लोक अभियोजक सरकार की ओर से नियुक्त हो गया या एपीओ नियुक्त हो गए, तो जिस न्यायालय में जांच विचारण या मामला चल रहा है, क्या इनको न्यायालय की अनुज्ञा लेनी है या आपका वकालतनामा लगाना है कि अब डायरेक्ट ये बहस करेंगे? तो वकालतनामे की आवश्यकता नहीं। ये अभियोजन का क्या करेंगे? संचालन। बस एक लाइन। यानी कि इनको कह सकते हैं कि मने वकालतनामा नहीं लगाना है। जाकर आपका लोक अभियोजक नियुक्त हो गए तो अभियुक्त के खिलाफ क्या करिए? आग उगलिए, ताकि अभियुक्त को क्या दिलवाया जा सके? सजा। तो लोक अभियोजक हाजिर हो जाएंगे बिना किसी प्राधिकार के कोई इजाजत लेने या वकालतनामा लगाने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद आपका जो पूछा गया था वह देखा जाए आपका कि जो आपका मैंने सुबह भी मैं बताया था, धारा 25 को थोड़ा गौर करिए। क्या कोई पुलिस अधिकारी एपीओ या सहायक लोक अभियोजक का कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है, लेकिन दो कंडीशन पूछी जाती हैं। पहला क्या था? कि वह किस रैंक से नीचे का न हो? इंस्पेक्टर, यानी कि हिंदी में निरीक्षक। और दूसरा, जिस मामले का वह संचालन कर रहा है उसकी तफ्तीश या अन्वेषण में भाग लिया हो कि न लिया हो? न लिया हो। तो तीसरा बताइए, कौन इस पुलिस अधिकारी को आपका एपीओ का कार्य सौंप सकता है? सत्र न्यायालय की जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय नहीं। कौन सौंप सकता है? सुबह भी बताया गया, पूछा जाता है। अब 302 आ जाइए। अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। तो अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा यहाँ न्यायालय दे सकता है आपका। फिर एक बार याद रखिए, और आपका पुलिस वाले को भी दे सकता है न्यायालय। तो यहाँ 302 में न्यायालय देता है पुलिस वाले को, लेकिन कंडीशन वही है जो धारा 25 में दी गई है, अलग कंडीशन नहीं है। लेकिन अब यह है कि क्या कोई व्यक्ति या माने क्या कह सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति या पीड़ित कह सकते हैं कि किसी प्लीडर द्वारा आपका अभियोजन का संचालन में भाग लेने के लिए मांग कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो इसीलिए सरकारी वकील रहते हैं और जिसके प्रति अपराध किया जाता है वो भी अपना क्या रख देता है? भाई वकील रखता है। ये इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद 302 भी कम पूछा जाता है, लेकिन अब जो धाराएं चलेंगी इधर से आपका काफी क्वेश्चन बनता है। सतर्क रहना है भाई। 303 और 304 जो भी कारण हो, आपका यूपी जे में आपका 303 बना था और यूपी एपीओ में पिछली बार 304। 303 आपका माने तमाम जगह पूछा जा रहा है, जो भी कारण हो
आपका 303 ये कहता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही दायर की गई है उसकी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। जब भी इसको पढ़िएगा संविधान का अनुच्छेद कोरिलेट करिएगा। हम बता रहे हैं, आप अनुच्छेद बताइए कि अपराध के माने प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने मनपसंद के या अपनी इच्छा के लीडर या अधिवक्ता या वकील से अपना डिफेंस, अपनी प्रतिरक्षा कराने का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में है? आपका 22 और 22 का क्लाज भी पूछा जाता है 1, 24 घंटे वाला नियम 2 में। और आपका गिरफ्तारी का आधार बताइए और आपका अपने मनपसंद के अधिवक्ता से वह क्या कर सकता है बचाव। ये दो मूल अधिकार किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 22(1). इस मूल अधिकार को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए हमारी सीआरपीसी की धारा 303 बनाई गई है कि अभियुक्त को ये हक होगा, ये स्टैट्यूटरी राइट होगा कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना क्या करा ले? बचाव। जैसे कि सलमान खान जी थे, उनका बेटवा पकड़ा गया तो पकड़ा गया ड्रग्स में। नहीं चलिए कम से कम याद तो है। शाहरुख खान जी थे हाँ भाई उल्टा हो गया थोड़ा, शब्द वापस लिया जाता है। शाहरुख खान जी थे, उनका बेटवा पकड़ा गया, अंत में वह सुप्रीम कोर्ट से वकील बुलाकर बहस करवाए। तो क्या अपने मनपसंद का अधिवक्ता से बहस करा सकते हैं कि नहीं? अब लाखों लिया होगा, 50 लाख से कम नहीं लिया होंगे, 40 लाख, हो सकता है करोड़ों में डील हुई हो। लेकिन ये खासियत थी कि उसने ऐसे ऐसे तर्क रखे कि आप हाई कोर्ट ने क्या दे दी? जमानत। भाई सफल रहा, भले पैसा खर्चा हुआ। तो अगला देखिए आपका ये 303 में है। अब तो याद रहेगा ना कि प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा या बचाव कराने का क्या होगा? हक। किस धारा में? 303। इसको संविधान के किस अनुच्छेद से जोड़ेंगे? आपका 22 के क्लाज 1। 304 से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। पहला ये देखा जाए इसको, फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 304 में। यानी कि इसका मतलब ये आया कि जो फ्री लीगल एड था ये आपका, अब यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन अंदर से थोड़ा पूछे गए हैं। बेयर एक्ट अभी हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले जितने फ्री लीगल एड के सेक्शन अनुच्छेद केस हैं उसको एक जगह एकत्र कर लिया जाता है। वर्तमान समय में अगर अभियुक्त के पास किसी कारणवश, निर्धनतावश, गरीबीवश, वकीलों का विरोधवश जो भी हो, अगर उसके बचाव के लिए अधिवक्ता नहीं है तो न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वह राज्य के व्यय पर अभियुक्त को फ्री में अधिवक्ता उपलब्ध कराए। ये राज्य का आपका निःशुल्क विधिक सहायता राज्य का आपका कर्तव्य है, कोई दान नहीं है। ये क्या है? राज्य का कर्तव्य है। निःशुल्क विधिक सहायता वर्तमान में अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में समाहित है और एक फंडामेंटल राइट है। यह केस आया, आपका हास्कट का केस आया, एच.एम. हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 में क्या है? मूल अधिकार। फिर दूसरा केस आता है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने और वाइड किया इस एरिया को
और ये कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता तो मूल अधिकार है ही, एक और अधिकार दे दिया उसके साथ, वह स्पीडी ट्रायल या त्वरित विचारण, शीघ्र विचारण, तेजी से मुकदमे का क्या किया जाए, निपटारा। पूछ सकता है कि स्पीडी ट्रायल किस सेक्शन में है, तो इसी चैप्टर में आएगा। 309 जो हम सेक्शन पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, 309, उसी सेक्शन में स्पीडी ट्रायल समाहित होगा। स्पीडी ट्रायल का मतलब कि जब एक बार गवाहों की परीक्षा क्या हो गई शुरू, तो डेली बाय डेली प्रतिदिन परीक्षा की जाए जब तक कि परीक्षा पूरी न हो जाए। हाँ, कारण दिखा के आप अगली डेट डाल सकते हैं, और यही कारण खतरनाक हो जाता है कि आज गवाह नहीं आया, आज वकील साहब बीमार हो गए, तो आज ये भाग गए वो भाग गए, और करते करते 20 से कितना साल लग जाता है, 25 साल। कभी गवाह भाग गया, तो कभी दरोगा जी ही नहीं आए, 4 बार समन जारी हुआ, तो तमाम समस्याएं आती हैं। लेकिन स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, एक ही धारा में हम बताएंगे, 309 में ऐसी में आएगा। अगला देखिए आपका, आप निःशुल्क विधिक सहायता वर्तमान समय में एक अलग कानून बना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। उसके तहत अब एक स्टेचुटरी राइट बनाया गया है। अभियुक्त को सभी स्तर पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मामला हो या लोअर कोर्ट में, जब वो पहली बार मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है तब से लेकर और सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन तक, उसे फ्री में क्या दिया जाएगा, अधिवक्ता, अगर उसके पास अधिवक्ता न हो। इसके लिए आपका प्राधिकरण विधिक सेवा, राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनता है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनता है, अधिवक्ताओं का पैनल बनाया जाता है। उसी पैनल में से कौन देता है, न्यायालय। एक उदाहरण देखिए और सही रहेगा, तब बेयरक शुरू किया जाए, क्योंकि बेयरक में कुछ टेक्निकल बातें आएंगी वहीं, और उसी से उठाकर हमें केस उठाना है। आपका खत्री का केस, हास्कट का केस, और हुसैन आरा खातून। फिर एक बार देखिए इसको, थोड़ा बहुत 2 लाइन और एक्स्ट्रा जाकर देखिए। एक उदाहरण देखा जाए, जैसे कि आपका निर्भया कांड का ही उदाहरण लीजिए। निर्भया कांड के मामले में दिल्ली का कोई भी अधिवक्ता अभियुक्तों का बचाव करने के लिए, केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या बिना अधिवक्ता के मुकदमा चल गया, कि अधिवक्ता मुहैया कराया गया? अब कसाब के मामले में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो क्या बिना अधिवक्ता के मुकदमा चल गया, कि मुहैया कराया गया? कराया गया, ये नहीं कि नहीं कराया गया। यहीं पाकिस्तान जो कुलभूषण जाधव का मामला चल रहा है, आपका भारत न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था बस इसलिए कि आपका अधिवक्ता की सेवा इन्हें प्रदान नहीं की गई, यानी कि आडि अल्ट्रम पर्टम का पालन इनको तो सुना ही नहीं गया, अधिवक्ता इनको दिया ही नहीं गया। अतः इनको आपका अधिवक्ता की सेवाएं क्या की जाए, प्रदान। लेकिन भारत में हमेशा याद रखिए, निर्भया चाहे जघन्य अपराधी हो, अधिवक्ता नहीं है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, गरीब है नहीं है, तो ये न्यायालय का विधिक कर्तव्य है कि वह फ्री में अधिवक्ता दे। और अधिवक्ता की फीस किससे वसूली जाएगी, राज्य सरकार। जैसे एपी सिंह थे, आपका निर्भया कांड में सक्रिय थे, राज्य सरकार से पैसा भी पाते थे, और राज्य सरकार के खिलाफ आग भी उगलते थे। यानी कि पैसा भी पाइए अभियुक्तों के बचाव में, और राज्य सरकार के खिलाफ और अभियुक्तों के पक्ष में बयान दीजिए, और सरकार के खिलाफ बोलिए। तो ये नियम है। और सुप्रीम कोर्ट में रात में भी गए, और रात में 3:30-4 बजे भी सुनवाई हुई। जब याचिका खारिज 4 बजे, तब 5-6, 5:30 बजे या 6-6 बजे, 5 या 6 बजते बजते क्या किया, पवन जल्लाद ने चारों को एक साथ फांसी पर लटका दिया। तो इस प्रकार आपका
अब टेक्निकल क्वेश्चन कहाँ आएंगे ये देखना है। जो 304 सीआरपीसी में जो प्रावधान है वह एक सीमित दायरे में रखा गया था। वह सीमित दायरा ये था कि ये प्रावधान केवल कोर्ट ऑफ सेशन में लागू होता था, सत्र न्यायालय में लागू होता था, वो भी प्रत्येक स्टेप पर नहीं, केवल ट्रायल के दौरान, यानी कि जब अभियुक्त पर आरोप क्या किया जाता था, लगा दिया जाता था और अभियुक्त के पास अधिवक्ता नहीं रहता था, तब सत्र न्यायालय क्या देता था अभियुक्त को? फ्री में अधिवक्ता। लेकिन वर्तमान समय में जो 1987 में आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, उसके तहत प्रावधान है कि अब सभी स्टेज पर सभी मामलों में और मजिस्ट्रेट से लेकर कहाँ तक, सुप्रीम कोर्ट तक क्या दी जाएगी? निःशुल्क विधिक सहायता। जब अभियुक्त पेश होता है और कहाँ तक, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक हम मिलेगा, अगर अधिवक्ता अभियुक्त के पास नहीं है। ये शुद्ध रूप से प्राकृतिक न्याय का नियम है। आरडी अल्टम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को क्या करो, सुनो। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में क्या हो सकता है, बेयर एक्ट की भाषा देखना है क्योंकि अब कानून अलग भी बना है, तो इसको ये एब्सोल्यूट नहीं, अब 304 अलग कानून जोड़कर भी पढ़ना है। देखिए बेयर एक्ट की भाषा, कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। पहला खंड देखिए, जहाँ सत्र न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, वहाँ जहाँ न्यायालय को यह मालूम प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं, यानी कि पैसा वैसा इत्यादि नहीं है, वहाँ सत्र न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर या अधिवक्ता क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। आपका ये पहला नियम हो गया। बता ही दिया गया कि किस स्टेज पर ये नियम लागू होगा सीआरपीसी का, अन्वेषण, जांच या विचारण के स्टेप पर। विचारण किस कोर्ट में? केवल हमने बताया सभी कोर्ट की सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय कब सत्र न्यायालय देगा फ्री में अधिवक्ता? जब अभियुक्त के पास पर्याप्त साधन अधिवक्ता नियुक्त करने का हो कि न हो, न हो। खंड 2 देखिए, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय उपधारा 1 के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चयन का ढंग का नियम बना सकता है। ऐसे प्लीडरों को न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधा और कितना फीस दी जाएगी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसके बारे में आपका नियम कौन बना सकता है? उच्च न्यायालय। कितना फीस दी जाए, अधिवक्ता बहस एक डेट पर करें तो। खंड 3 काफी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके यह प्रावधान कर सकती है कि आपका जो निःशुल्क विधिक सहायता है और अधिवक्ताओं की फीस है, ये जो नियम है ये किस न्यायालय में भी लागू होंगे? मजिस्ट्रेटों के। तो पहले हमने बताया कि भाई आपका सत्र न्यायालय में पहला खंड लागू है, तो राज्य सरकार को पावर है कि अधिसूचना जारी करके किस कोर्ट में लागू कर दे इस नियम को? मजिस्ट्रेटों के। तब ये इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि अलग एक कानून मैं फिर बता दूं बन चुका है इसके लिए विस्तृत, और आपका उस कानून से अब हर एक चीज गवर्न हो रहा है। इसके बाद 305 प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है, ये छोड़ देना है। फिर 306 बनता है, 307 बनता है और 308, फिर 309, 310, 11, 11। अब हर एक धारा इधर बनना क्या होगी कंपटीशन में प्रारंभ। तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, तब आपका सह अपराधी या इकबाली साक्षी या ए कॉम्प्लेक्स को क्या दिलवाया जाए? क्षमादान। तो एविडेंस भी तैयार रखिएगा और आपका अभी हम बताएंगे एविडेंस की धारा एक कि आपका अपराधी पहले देखा जाए, उसके बाद से आपका ये सेक्शन सब बताया जाएगा।
लेकिन एक कंसेप्ट जरूर बनाए रहिए जो शुरुआती दौर में आपका पूछा जाता है। और आपका सह अपराधी को क्षमादान दिया जाता है कि सह अभियुक्त को सह अपराधी को। सह अपराधी को क्षमादान के लिए दो सेक्शन बने हैं, एक 306 और आपका एक 307। 307 झारखंड जेल में पूछा गया और ये पूछा गया कि जो जिस न्यायालय को मामला कमिटल किया जाता है, सुपुर्द किया जाता है, उपार्पण किया जाता है, क्या वह न्यायालय आपका क्षमादान कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन सेक्शन पूछा था तो सेक्शन आपका जवाब रहेगा 306 नहीं, बल्कि कौन सा सेक्शन मारेंगे 307। और तीसरा मॉडल 308 से बनता है कि अगर सह अपराधी को क्षमादान दिया गया और क्षमादान की शर्तों का उसने वायलेशन किया तो क्या प्रभाव होगा। 3 मुकदमे चलेंगे और कौन कौन ये जानना है। तो आइए पहले सह अपराधी के बारे में भाई सीआरपीसी न जानिए पहले एविडेंस में जाना जाता है, उसके बाद से आपका सीआरपीसी की कौन कौन सी धाराएं कोरिलेट होंगी। तो आइए आपका एविडेंस में जो देखा जाता है आपका सेक्शन 24 देखा जाता है पहले। फिर आपका जो देखा जाता है एविडेंस में 133 और फिर 114 का दृष्टांत नंबर बी। आइए पहले सह अपराधी की परिभाषा बता दे। सह अपराधी को इंग्लिश वर्जन भाई एक बार जरूर देख लीजिएगा कंपटीशन में, ए कॉम्प्लेक्स। फिर हम बता दें जब भी क्वेश्चन आए तो एक बार आप सॉल्व करते समय चाहे प्री हो या मेंस हो एक बार आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, क्योंकि बिहार सदैव इंग्लिश में सह ए कॉम्प्लेक्स लिखेगा और हिंदी में सह अभियुक्त लिखेगा। तो बिहार हमेशा उल्टा ही लिखता है और मान्य कौन होगा इंग्लिश वर्जन। सह अपराधी शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, तो सह अपराधी का शाब्दिक अर्थ हुआ अपराध में भागीदार, अपराध में साझीदार, अपराध में पार्टनर। ये आपका शाब्दिक अर्थ हुआ। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी अपराध को करते हैं और उनका इरादा उस अपराध को करने का होता है, तो उन्हें आपस में एक दूसरे का क्या कहा जाता है सहअपराधी। फिर एक बार परिभाषा देखिए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के इरादे या आशय के साथ उस अपराध में सम्मिलित होते हैं, चाहे दुष्प्रेरक के रूप में, चाहे मुख्य अपराधकर्ता के रूप में या सहायक के रूप में, तो इन्हें आपस में सह अपराधी कहा जाता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका एविडेंस का बनता है वह बनता है कि कौन सा अपराधी है और कौन नहीं है। ये एक क्वेश्चन सेट रहता है। तो दुराचार की शिकार महिला सह अपराधी नहीं है। जो ट्रैप विटनेस, यंत्र साक्षी, मुखबिर, फंसाने वाले साक्षी होते हैं, पास साक्षी, जाल बिछाने वाले साक्षी, ये भी सह अपराधी नहीं है। उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति भी सह अपराधी नहीं है। तो आखिर है कौन। तो जो बेस्या, उसके ग्राहक और उसके दलाल, ये तीनों सह अपराधी हैं। फिर जो चोरी किया है और जो चोरी का माल खरीदा है वह भी सह अपराधी माना जाएगा। जो चोरी किया, जो दुष्प्रेरित किया चोरी को, वे आपस में क्या माने जाएंगे सह अपराधी। तो बेस्या, उसके दलाल और उसके ग्राहक तीनों सह अपराधी हैं। दूसरा, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से रिश्वत देता है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से घूस देता है, वह भी सह अपराधी माना जाएगा।
लेकिन फंसाने वाले गवाह नहीं माने जाएंगे। ये अब ज़्यादातर मामलों में जब अभियुक्तों के खिलाफ एविडेंस कमज़ोर रहता है तो ऐसी दशा में इन्हीं सह अपराधियों में से एक या एक से अधिक को सरकार न्यायालय से उसकी सज़ा माफ़ कराती हैं और इस शर्त पर माफ़ कराती हैं कि वह घटना के बारे में सब कुछ बताएगा, कुछ छुपाएगा नहीं और सत्य बताएगा कि झूठ बताएगा, सत्य सत्य बता देगा। तो क्षमादान किसको दिलवाया जाता है? आपका सह अपराधी को क्षमादान अगर कोई सह अपराधी पा लिया तो उसका नाम चेंज कर दीजिएगा। अब ये राज साक्षी, सरकारी गवाह, राज या सरकारी गवाह हम कह सकते हैं। अब ये राज साक्षी बन गया है, राज्य का गवाह या इकबाली साक्षी, इकबाली ज़्यादा आता है, इकबाली साक्षी या सजा माफ गवाह, यानी कि ऐसा गवाह जिसकी सजा अब न्यायालय ने माफ की है, लेकिन क्या लगाकर की है? शर्त। तो अगर सरकार या लोक अभियोजक या एपीओ साहब किसी सह अपराधी को उत्प्रेरणा देते हैं, वचन देते हैं, धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो और चल के मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ करा दे रहा हूँ कोर्ट से, और चलकर अपने साथियों के विरुद्ध क्या दे दो? साक्ष्य। तो ऐसी दशा में एक सीआरपीसी की धारा जोड़ लीजिएगा, 316, अभी बताया जाएगा। आज तो मुश्किल है आना 316, क्योंकि इसी में थोड़ा समय लगता है। अब धाराएं चारों बड़ी हैं इधर, 306 से लेकर 309 तक। तो आपका 316 एक लाइन याद रखना है। अगर सह अपराधी को क्षमादान के लिए उत्प्रेरणा, धमकी या वचन दिया गया है तो वैध माना जाएगा कानूनन की अवैध? वैध, सही माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एविडेंस की धारा 133 आ जाइए। तीन व्यक्ति हैं, तीनों आपस में मिलकर लूट करते हैं, लूट में आशय के साथ शामिल हैं, तीनों सह अपराधी माने जाएंगे। एविडेंस थोड़ा कमजोर है तो राज्य सरकार ने एक को तोड़ा, कहा कि तुम बी और सी के खिलाफ गद्दारी कर दो, तो इकबाली साक्षी को गंवारू भाषा में गद्दार भी कहते हैं कि ए ने किसके साथ गद्दारी कर दी? बी और सी के साथ कर दी। फिर हम एक बार सामाजिक नियम बताएं, चाहे कितना ही खास मित्र क्यों न हो, अपनी पर्सनल बातें आप कभी भी शेयर न करिए। हाँ, हंसी मजाक अलग बात है, लेकिन आप व्यक्तिगत बातें, मैं फिर आपको सलाह दे रहा हूँ, व्यक्तिगत बातें कभी शेयर न करिए। आप अपनी सार्वजनिक बातें भले शेयर करिए, क्योंकि बाद में जब मित्रता टूटती है तो वही व्यक्ति उन बातों का नाजायज फायदा उठाता है। और आप देख भी सकते हैं, खुद हमारे कई मित्र ऐसे मामलों में फंसे हैं। दूसरे मित्र उनका राज जान गए कि फर्जी इनकी वाइफ माना फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाली है, अब आरटीआई लगा दिए हैं, विवाद हो गया मित्रों में, अब सस्पेंड हो गई है, जांच बैठा दी गई। तो अपनी व्यक्तिगत बातें किसी को न बताइए, सार्वजनिक बातें भले बताइए। आगे देखिए, तो ए को धमकाया गया, वचन दिया गया, उत्प्रेरणा दिया गया सरकार द्वारा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो और तुम्हें मैं न्यायालय से पहले ही क्या कराती हूँ? माफ, लेकिन शर्त लगाकर माफ़ी दिलवाती हूँ कि जो तुम जानते हो सत्य बोलना और छुपाना नहीं, बल्कि सब कुछ क्या करना? बता देना। तो पहले ए को क्षमादान दिया जाएगा, फिर ए किसके खिलाफ आग उगलेगा, किसके खिलाफ साक्ष्य देगा? अपने साथियों, यानी कि बी और सी। तो तुरंत एविडेंस की धारा 133 कवर करना है कि जो ये सह अपराधी हैं, ये बी और सी के खिलाफ कॉम्पिटेंट विटनेस होगा कि नहीं, सक्षम साक्षी होगा कि नहीं? होगा। और केवल ए के बयान पर
अगर बी तथा सी को सजा दे दी जाती है तो ये सजा वैध होगी कि अवैध? वैध। ये कौन सी धारा एविडेंस की बताती है? 133। लेकिन 100 ये विधि का नियम है, रूल ऑफ लॉ है। लेकिन एक प्रज्ञा का नियम है, सतर्कता का, सावधानी का। 114 धारा का दृष्टांत नंबर बी है, जो ये बताता है कि न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा। कर सकेगा मतलब बताइए, विवेक है कि बाध्यकारी है? विवेक। कि जो ये सह अपराधी ए हैं विश्वास के योग्य नहीं है, जब तक कि ए की बातों का सपोर्ट अन्य साक्ष्यों द्वारा न हो। तो विधि का नियम कहाँ? 133। और सतर्कता का नियम क्या है? 114 ए। अब ये जो ए है जिसको कि क्षमादान मिल रहा है, अब क्षमादान दिया जा सकता है किस कोर्ट द्वारा, किस स्टेज पर, किन अपराधों में दिया जाएगा? क्षमादान दे दिया गया तो बाहर रहेगा कि जेल में रहेगा? और क्षमादान की शर्तों का उल्लंघन किया तो क्या होगा? ये सीआरपीसी से गवर्न होगा। 306 से लेकर कहाँ तक? 308। अब 306 देखिए, सही रहेगा। सह अपराधी को क्षमादान यानी कि आपका पार्डन दिया जाएगा सह अभियुक्त को कि सह अपराधी को? सह अपराधी को। देखिए बैरर की मात्रा, किसी ऐसे अपराध से जिसे यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संबंध या संसर्गित समझे जाने वाले यानी कि जुड़े हुए, ना है तो उसको लिख लीजिए, या जुड़े हुए समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में क्षमादान दे सकता है। तो पहला क्वेश्चन बना कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किस स्टेज पर सह अपराधी को क्षमादान दे सकते हैं? तो तीनों स्टेज, इन्वेस्टिगेशन के भी प्रक्रम पर, जांच जब चल रही है तब भी, और जब विचारण चल रहा है तब भी, लेकिन निर्णय के क्या? हर हाल में पूर्व। फिर एक बार देखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट किस स्टेज पर किसी सह अपराधी को क्षमादान दे सकते हैं? तो आप उपर्युक्त सभी मार दीजिएगा। अन्वेषण के प्रक्रम पर, जांच के प्रक्रम पर, विचारण, उपर्युक्त सभी। क्या मार कराना है? उपर्युक्त सभी। अगला नियम देखिए, के प्रक्रम पर और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम पर, यानी कि फिर एक बार बैक होइए, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अगर ये पूछ ले, यहीं ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो ये सभी स्टेजों पर क्षमादान नहीं दे सकता। किस स्टेज पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सह अपराधी को पार्डन नहीं दे सकता? तो अन्वेषण। किस स्टेज पर दे सकता है? केवल जांच या विचारण। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर एक बार हम बता रहे हैं, गलती यही होती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट आपका अन्वेषण, जांच या विचारण तीनों प्रक्रमों पर सह अपराधी को क्षमादान दे सकते हैं, जबकि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट केवल दो प्रक्रम पर, कौन कौन? जांच और विचारण के प्रक्रम पर उस व्यक्ति को का मतलब कि सह अपराधी को इस शर्त पर, तो बताइए, क्षमादान दिया जाता है। शर्त लगाकर कि बिना शर्त के दिया जाता है, शर्त लगाकर, और शर्त का उल्लंघन किया तो तुरंत एक धारा 308 अप्लाई होगी, 308। शर्त लगाकर, शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में उसके किए जाने में, चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में या अन्य व्यक्ति में, सब परिस्थितियों का
जिसकी उसे जानकारी हो, पूर्ण रूप से प्रकट करेगा कि अर्ध रूप से, और सत्य सत्य प्रकट करेगा कि असत्य करेगा। सत्य भाई, जो भी तुम घटना के बारे में जानते हो और जो व्यक्ति इस घटना से क्या थे, रिलेटेड थे, उनके बारे में और घटना की परिस्थितियों के बारे में तुम पूर्ण रूप से बताना और झूठ न बोलना, बल्कि क्या बोलना, सत्य। इस शर्त पर हम तुम्हें क्या देते हैं, क्षमादान। तो पहले ही माफ कर दिया जाता है सजा, कि चलो सजा माफ, लेकिन तुम क्या करना, बयान देना। धारा 2 देखिए, यह धारा निम्नलिखित को लागू होती है, ये छोड़ दीजिए। आपका उपधारा 2 भी छोड़ दीजिए, कम चांस रहता है, थोड़ा छोड़कर पढ़ा जाए। इसके बाद आपका पॉइंट 3, प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उपधारा 1 के अधीन क्षमा दान करता है, ऐसा करने के कारण लिखेगा। यह लिखेगा कि इस अपराधी ने क्षमा दान को स्वीकार किया है कि इनकार किया है, स्वीकार कर लिया है, और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे क्षमा दान जो किया गया है उसकी प्रतिलिपि क्या दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। आपका खंड 4 महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा क्षमादान पाने वाला व्यक्ति पहले से जमानत पर नहीं है तो उसे तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक विचारण क्या न हो जाए, समाप्त। ये महत्वपूर्ण है पॉइंट, देखिए। ये नियम सतर्कता का नियम है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथियों से गद्दारी करता है, अब साथी आपका पहले उसी को निपटाने के चक्कर में रहते हैं, तो जो व्यक्ति क्षमादान जो सहअपराधी पा रहा है उसे ये चाहिए कि वह अपनी जमानत, अगर जमानत पर है तो कैंसिल करवा के कहाँ चला जाए, जेल। कब तक जेल में रहे, जब तक कि मामले का ट्रायल पूरा न हो जाए। लेकिन अगर जमानत पर नहीं है और पहले से वो अभी कहाँ है, जेल में, तो जमानत अब नहीं दी जाएगी। कब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक कि विचारण क्या न हो जाए पूरा। लेकिन इसलिए ये नियम बनाया गया कि अब ये जो दो बी और सी हैं, चूंकि ए साथी था, रोज 2 बूंद लेता था, साथ में लूट किया था, और सरकार इसको माफ कर दी तो अपने साथियों के खिलाफ क्या दे रहा है, साक्ष्य। तो ऐसी दशा में पहला खतरा अब किस पर है, ए पर। बी और सी छल बल कर करके किसको निपटाने का प्रयास करेंगे, ए को। अतः जब तक मुकदमा में निर्णय न आ जाए, ए को क्या चाहिए कि वह कहाँ रहे, जेल में। ये सतर्कता का नियम है, क्योंकि खतरा आपका मौजूद रहता है। इसके बाद देखिए, आपका कह सकते हैं कि अगला पॉइंट नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है कि जमानत पर नहीं है। अब आइए आपका 307, क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। इसको दूसरी भाषा में थोड़ा लिख लीजिएगा कि सुपूर्द न्यायालय, दूसरी भाषा में लिखिए, सुपूर्द न्यायालय। भाई, जो पूछा गया था उस झारखंड में, ये भाषा पूछी नहीं गई थी, दूसरी भाषा में आया था क्वेश्चन। सुपूर्द न्यायालय या कमिटल कोर्ट, इंग्लिश में कमिटल कहा जाता है, या उपार्पण, एमपी जाएंगे तो वहाँ सुपूर्द नहीं लिखा गया, वहाँ उपार्पण, उपार्पण न्यायालय किस सेक्शन के तहत क्षमादान देता है या दे सकता है। आपका पहला तो सेक्शन याद करना पड़ेगा, कौन सा, 307, यानी कि सुपुर्द एक बार करवाइए मामला। हत्या का मामला था, पुलिस ने अन्वेषण किया, 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट भेजी, 190 सीआरपीसी के तहत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट देखते हैं कि ये जो मामला है, ये संज्ञान तो मैं ले लिया, लेकिन मेरे द्वारा ट्रायल योग्य नहीं है। इसका ट्रायल अनन्यतः या पूर्ण रूप से किसके द्वारा किया जा सकता है, सत्य न्यायालय द्वारा। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट
उस मामले और अभियुक्त को किसको कमिट करेंगे, किसको भेजेंगे, किसको उपांतरित करेंगे, किसको कमिट करेंगे, सत्र न्यायालय। सेक्शन 209। सेक्शन कौन बताया गया था? अब जब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के बाद मामला अब कमिट करके कहाँ आ गया? कोर्ट ऑफ सेशन। तो क्या कोर्ट ऑफ सेशन क्षमादान सह अपराधी को दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। यानी कि सुपुर्द न्यायालय भी क्षमादान दे सकता है। अब फिर एक बार देखिए, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो संज्ञान लिया है वह किस स्टेज में 306 के तहत क्षमादान देने की क्षमता रखता था? जांच और विचारण, अन्वेषण के दौरान नहीं। तो कब वो क्षमादान प्रथम वर्ग दे सकता है? जब 190 के तहत वह क्या ले ले? संज्ञान। और न क्षमादान दे तो 209 के तहत किसको कमिट कर दे? से कट सेशन न्यायालय ना कहे भाई, वो कोर्ट ऑफ सेशन कहिए या सत्र न्यायालय। एमपी में आया था 2 बार, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका कोर्ट ऑफ सेशन कहिए इंग्लिश में या हिंदी में सत्र न्यायालय। सेशन न्यायालय सही शब्द नहीं है। तो सत्र न्यायालय की धारा के तहत अपने यहाँ कमिटल मामला हो गया है तो अपराधी को क्षमादान कर सकेगा? 307। बस एक लाइन याद करना है। 308 देखिए, क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। तो इसी उदाहरण में बनाए रखिए। बताइए आप लोग, 306 या 307 के तहत जो क्षमादान दिया गया है बिना शर्त के दिया गया है कि शर्त लगा कर दिया गया है? तो क्या शर्त लगाई गई थी कि सब कुछ सही सही बताएगा कि गलत गलत, और पूरा तरीके से बताएगा कि आधा छुपाएगा आधा बताएगा? पूरे तरीके से। तो अगर आधा बताया आधा छुपा लिया या सत्य बोला ही नहीं, तो अब सरकार जो लोक अभियोजक हैं या एपीओ साहब हैं, वह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश जैसा भी मामला हो एक एप्लीकेशन देंगे कि हजूर इसे क्षमादान हमने करवाया था, इस शर्त पर करवाया था कि सब कुछ बता देगा और सत्य सत्य बताएगा, और ये कुछ बातें छुपा लिया या कुछ बात या क्या बोल दिया है आपके कोर्ट में झूठ, अतः इसकी क्षमादान को क्या किया जाए? कैंसिल। तो एप्लीकेशन जब लोक अभियोजक या एपीओ साहब द्वारा दिया जाएगा तो ऐसे इस व्यक्ति को भी सुना जाएगा। ये कहेगा कि मैं जितना जानता था उतना क्या किया? बता दिया। मैंने क्षमादान की शर्तों का क्या किया है? पालन। और सरकार का वकील कहेगा कि इन्होंने पालन नहीं किया। अब कोर्ट के ऊपर है। अगर कोर्ट ये मान लेती है कि ये क्षमादान की शर्तों का पालन किया है तो क्षमादान बरकरार रहेगा, और न्यायालय ये मान ले कि क्षमादान की शर्तों का क्या किया? उल्लंघन, तो 3 मुकदमे अब इस ए पर चल सकते हैं। पहला मुकदमा आपका, जिस अपराध में क्षमादान दिया गया था क्षमादान कैंसिल, और इस उदाहरण में लूट का मुकदमा कायम कर दिया गया। पहला जिसमें क्षमादान दिया गया था उसका। दूसरा, कोई अन्य अपराध जो इस व्यक्ति द्वारा किया जाना प्रतीत होता है वो भी मुकदमा लाद दीजिए। और तीसरा, झूठ बोले कौवा काटे, तुम शर्त लगी थी कि सत्य बोले थे और क्या बोल दिए? तो फॉल्स एविडेंस देने या मिथ्या साक्ष्य देने का मुकदमा भी क्या करेगा? अब चलेगा। तो कितने मुकदमे एक साथ अब चलेंगे इस पर? 3। लेकिन कब? जब ये साबित हो जाए कि इन्होंने क्षमादान की शर्त का पालन किया कि उल्लंघन? उल्लंघन। अगला नियम, इसका जो अब ट्रायल चलेगा वह अन्य सह अपराधियों से पृथक चलेगा। यानी कि बी और सी का मुकदमा अलग चलेगा और ए के खिलाफ अब मुकदमा क्या होगा? अलग। ये याद रखिए। यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो मुकदमा चलेगा अब अन्य सह अपराधियों के साथ चलेगा कि अलग चलेगा? तो अलग चलेगा। और आपका फिर याद रखिए, और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जो इस
पर मुकदमा चलेगा वह तभी चलेगा जब हाई कोर्ट इसके लिए परमिशन दे दे। एक और पॉइंट है, 2 पॉइंट समझिए लास्ट में। अगर ये साबित हो जाता है कि ए ने क्षमादान की शर्तों का उल्लंघन किया है तो ए पर अब एक साथ कितने मुकदमे चल सकते हैं? 3। जिस अपराध में क्षमादान किया गया था वो कोई अन्य अपराध जो उसके द्वारा किया जाना क्या हो, प्रतीत हो, और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए मुकदमा। अब इसका विचारण बताइए, बी और सी के साथ चलेगा कि अलग? और ए के खिलाफ जो मिथ्या साक्ष्य देने का विचारण किया जाएगा वह किसकी पूर्व मंजूरी से ही मिथ्या साक्ष्य देने का विचार मुकदमा चलेगा? हाई कोर्ट। भाई रट कर जाइएगा, किसके अनुमति से? इतना ही बस याद रखना है 308 में। इतना याद रहे तो कंपटीशन में आ जाएगा। 309 आइए, आपका कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। 309 आपका पूछा जाता है। एक दो केस भी इस पर लिख लीजिएगा। केस लिख लीजिए एक दो तो। हुसैन आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, स्पीडी ट्रायल। लिख लीजिए, अलग से कहीं लिख लीजिए या बैरक पर केस लिखिए भाई। नहीं, कई लोग भाई सुबह भी कहे कि जो केस हो सर आप बेयर एक्ट पर ही हम लोग लिख देंगे। आप एक बार शुरुआती दौर में सेक्शन पढ़ने से पहले ही पढ़ाने के जो भी लीडिंग केस हैं उसको बता दिया करिए। ये भी सही है बात भाई, बाद में बताया जाता है लोग लिख, क्योंकि आपका बेयर एक्ट जब कंपटीशन के लिए कम समय रहेगा तो आप बेयर एक्ट ही पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा रहेगा या पन्ना लगा कर लिखा रहेगा तो तुरंत दिमाग में केस क्या होगा, घूमता रहेगा भूत जैसे। तो ये जो लेक्चर दिया जा रहा है मैं बता दूं, तमाम पुराने लोग जो बिहार मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आपका 500 से अधिक लोग कोचिंग के पुराने नए मिलाकर बिहार एपीओ का मेंस दे रहे हैं। जहां फ़ोन किया जाता है हाँ सर हमारा भी निकला, कई लोगों का तो पता नहीं है, बाद में फ़ोन करते हैं हाल चाल के लिए तब बताते हैं कि हमें भी देना है। और तमाम लोग बस इस आधार पर निकल गया कि पुराने लोग कुछ बाहर हो गए। मैं फिर बता दूं, नए लड़के लास्ट दिन तक पढ़ते रहे स्पेशल बैच, यहाँ तक कि परीक्षा देने शनिवार को जा रहे थे और संविधान का हमने 2.5 घंटे का ऑनलाइन क्लास चलाया था और 12 क्वेश्चन उसी से फंस गए एकदम, आपका सुने थे लोग, और 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन सही करके आ गए। और पुराने लोग घमंड में थोड़ा आ गए कि बहुत सीट हैं, अब हमें क्या करना है, हम तो ऐसे ही पार हो जाएंगे बैतरणी। तो एक दो नंबर से क्या हो गए, रुक गए। रिजल्ट भी आएगा तो जनरल का 40 से 50 आएगा, वहाँ के जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST हैं उन्हीं का रिजल्ट रुका है, जनरल का तो पूरा आ ही चुका है। तो 30-35 आ सकता है, 50 तक। भाई रिजल्ट भी आएगा तो वहीं के लोगों को फायदा होगा, ये बाहरी लोगों को नहीं। तो आप लोग सतर्क रहिए, प्रयास करिए कि जब तक पढ़ाया जाए तब तक पढ़िए, यानी कि जब तक सांस तब तक क्या आस। ये जो इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं, जब आप परीक्षा में जाएंगे, इस समय भले भूल जाएं, जब आप परीक्षा में जाएंगे तो यही सर का लेक्चर दिमाग में घूमेगा। सभी लोग बताते हैं कि जो आप लेक्चर दे देते हैं कोई लड़का बस उसी को सुनता रहे वहीं पर्याप्त है, पोथी पतरा कंपटीशन में काम नहीं देता। ये लेक्चर भूत जैसे आपका क्या करता है, घूमता रहता है। ये 99% लोगों का कहना है। अब 1% तो आपका सिलवट और लोढ़ा रहेगा तो क्या हो भाई, 1% लोगों का दिमाग सिलवट ही रहता है। सिलवट जानते हैं ना, सिलवट भाई जानते हैं ना आप लोग, लोढ़ा जिस पर मिर्चा और मसाला पीसा जाता था, अब तो शहर में मिक्सी आ गई है। अब तो पहले हाथ चलाना पड़ता था भाई। देखिए फिर एक बार तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का केस, ये 309 पर है, स्पीडी ट्रायल। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आता है
अब स्पीडी 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 जहाँ हो एक जगह एकत्र कर लीजिए वो भी। स्पीडी मतलब त्वरित, त्वरित मतलब शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी, यानी कि जल्दी से जल्दी मुकदमे में सुनवाई हो और सुनवाई करके फैसला सुना दिया जाए, क्योंकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, देर से न्याय मिलना अन्याय के क्या होता है, समान। अतः जितना जल्दी हो सके फैसला क्या किया जाए, सुना जाए। तो आपका पहला क्वेश्चन, स्पीडी ट्रायल या शीघ्र विचारण, त्वरित विचारण किस धारा में प्रावधानित है, सीआरपीसी के 309 मार्क कराइएगा। यही क्वेश्चन पूछ ले स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, त्वरित अन्वेषण, तो 173 का क्लाज 1 लिख लीजिए। त्वरित अन्वेषण भाई जांच विचारण नहीं, इन्वेस्टिगेशन मैं बता रहा हूँ। त्वरित अन्वेषण पूछे तो 173 का क्लाज 1 मार्क कराइए। और यहीं अगर जे में सीपीसी में पूछ ले कि स्पीडी ट्रायल सिविल मामलों का कहाँ है, तो आदेश 17 मारिएगा। सीपीसी का कौन सा आदेश, 17। और यही क्वेश्चन 17 आदेश, यही क्वेश्चन संविधान में पूछ ले तो अनुच्छेद 21 मार्क कराइएगा। आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में स्पीडी ट्रायल का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। और केस पूछ ले तो पहले लिखवा गया कौन सा, आपका हुसैन आरा खातून। अब देखिए आपका कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति, इसमें आपका संशोधन भी हुआ है। आपका संशोधन भी सतर्क रहना है। कब कब संशोधन हुआ, 2013 में भी हुआ है, 2018 में भी। दुराचार के मामलों में जो भी ट्रायल पूरा किया जाए उसका समय तो बताइए, तो अपील में पहले बताइए। अगर दुराचार का मामला था और अपील की गई है तो दो जगह हमने बताया था कि अपील का निपटारा अपील फाइल किए जाने के कितने महीनों में कर दिया जाएगा, 6 माह। दो जगह मैं बताया था अपील में कितने महीना, 6 माह। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए आपका 309 आई है, इसमें भी समय मिलेगा तमाम। एक एक शब्दों को देखा जाए। कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति, यानी कि इसका मतलब आपका, अब इसमें देखिए पहला खंड, प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाहियां सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएगी, जब तक कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे न्यायालय अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे। तो यहीं तो स्पीडी ट्रायल हो गया कि जब गवाह कोर्ट में आ गया, उसकी परीक्षा शुरू हो गई, तो दिन प्रतिदिन, डेली बाय डेली, रोज रोज परीक्षा होगी कि भाई गैप करके होगी, सामान्यतः रोज रोज। यही स्पीडी ट्रायल है, रोज रोज क्या किया जाए उसकी परीक्षा। लेकिन न्यायालय कारण दिखाकर क्या कर सकता है, परीक्षा को अगली डेट के लिए स्थगित। ऐसी कारण में कई साल लग जाते हैं, यानी कि कारण कारण कारण। तो एक कारण था कि वकील साहब दूसरे न्यायालय में व्यस्त हैं, तो कारण को ख़त्म किया गया। 2 माह तक मैंने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में हड़ताल चली, सरकार मानी नहीं। ये प्रावधान था कि अगर कोई अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता है और वह कहता है कि हजूर हम दूसरे कोर्ट में व्यस्त हैं, मामले में अगली डेट डाली जाए, तो इस आधार पर अगली डेट अब नहीं डाली जाएगी। न्यायालय स्वयं परीक्षा क्या करेगा, गवाह की कर लेगा, और गवाह की परीक्षा कर लेगा या अभियुक्त से कहेगा कि तुम दूसरा वकील क्या करो करो। इसीलिए वकीलों ने विरोध किया कि एक ही मैटर में, हाई कोर्ट में भी होता है, जैसे कि एक ही वकील साहब हैं, दो न्यायालय में मुकदमा लग गया हाई कोर्ट में, और सेम आपका 2-2 मिनट का ही अंतर है,
तो एक में इलनेस लगा देते हैं, या एक बार रिवाइज होता है तो उसमें पहुंचते हैं दोबारा, रिवाइज होता है लिस्ट एक बार लास्ट में, कि हो सकता है किसी कारण से कोई ना आ पाए। तो एक में वो अधिवक्ता साहब बीमार हैं हाई कोर्ट में, और एक में क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ये अमूमन होता रहता है। और सुबह जाके क्या देंगे इलनेस लगा देंगे, अब डेट अगली ऐसे ही बढ़ जाएगी। पार्टी 200 किलोमीटर दूर से आकर बैठी है, दूसरा अधिवक्ता क्या हुआ, भाग गया। आयोग, बिहार आयोग में भी ऐसा ही हो रहा था, आयोग का अधिवक्ता ही भाग जा रहा था 2-3 बार। तो लड़कों ने कहा कि एक्स पार्टी सुनवाई करिए, हमने भी सलाह दी कि मांग करो, वहाँ भाग जा रहे हैं तो एक्स पार्टी सुनवाई हो। कितने दिन तक लटका जाए भाई, उम्र भी बढ़ रही है, 2 साल हो गया, शादी विवाह करना है तो आपका, और उम्र भी जा रही है ज़्यादा। ये केवल सबके लिए समस्या है, केवल लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी। तमाम शादीशुदा लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, और कभी काल फ़ोन करती हैं तो क्या लड़कियां दुखड़ा हॉस्टल में रो रही हैं, ये बताती हैं कि हजू सर ऐसी ऐसी बात है, बताइए क्या किया जाए। कई लड़कियां रोती हैं कि मैंने अब तक हमारा विवाह हो गया रहता, कंपटीशन आ नहीं रहा है, कोरोना आ गया तो ये हो गया। तमाम समस्याएं, तमाम समस्याएं लड़कों के साथ हैं तो लड़कियों के साथ भी। तो आयोग को चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट न जाकर क्या करे, परीक्षा करा ले। तो देखिए अगला नियम, देखिए भाई, आवश्यक न समझे, परंतु अगर दुराचार का मामला है तो जांच या विचारण आपका, कह सकते हैं कि चार्जशीट पुलिस द्वारा भेजे जाने के कितनी महीने के अंदर पूरा किया जाएगा, 2 महीना। तो फिर 2-2 महीना का आप नियम बना लीजिए। 173(1)(a), दुराचार के मामलों में अन्वेषण कितने माह में पूरा किया जाए, 2 माह। और जिस दिन पुलिस ने 173(2) की रिपोर्ट भेजी न्यायालय में, उसके कितने माह के अंदर दुराचार के मामलों में आपका, कह सकते हैं कि पूरा प्रयास किया जाएगा कि जांच विचारण समाप्त हो जाए। तो आरोप पत्र दाखिल होने के कितने माह के अंदर, 2 माह के। तो कल आपका आगे बताया जाएगा। अभी एक दो टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ है, न्यायिक अभिरक्षा और आपका पुलिस अभिरक्षा। एक दो टेक्निकल मामले बचे हैं इस धारा में, अब ये नहीं कि समाप्त हो गए। अब ये अधिवक्ता आएंगे कि दूसरे न्यायालय में क्या है, व्यस्त। तो कल आपका सीआरपीसी भाई, कल सुबह का क्लास चलेगा भाई आपका, क्योंकि एग्जाम का समय है, आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। 20 मिनट का समय दिया गया था, और आपका एक बार मौका मिल जाता है, लोग हाथ से छोड़ने थोड़े देते हैं। तो कल आपका वहीं 8:15 बजे से क्लास चलेगा, सीआरपीसी आईपीसी। जिन लोगों का एलएलएम का एग्ज़ाम है, आना हो तो आए, नहीं तो आपका